स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं सर्वोदय बाल विद्यालय नारायण के प्रिंसिपल श्री एस.सी. रावत जी से। एस.सी. रावत जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और हम इनसे बात करेंगे शिक्षा के विभिन्न आयों के बारे में। रावत जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। रावत जी, कहा गया कि शिक्षा है एक अनमोल रत्न, इसे आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? सर एक्चुअली क्या है कि शिक्षा के बिना आदमी का जो मानसिक विकास वो पूरी तरह से नहीं होता है। हम पुराने समय में, चूंकि मैं एक छोटे से गांव से दिल्ली में पहुंचा हूं, और उस समय हमने देखा कि वहां पर जब हमारी शिक्षा होती थी तो व्यक्ति बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय अपने पशुओं क्योंकि वहाँ पर पशुपालन का कार्य सबके साथ में, किसान परिवारों में पशुपालन का काम होता था, तो बच्चों को पशुओं के साथ में भेजते थे वहाँ पर। अब वो हमारे एक वहाँ पर प्रधानाचार्य जी आए थे, बाबूलाल जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, पेरेंट्स के साथ में बातचीत की, उनको काउंसलिंग किया और बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती वो बच्चों को स्कूल में लाते थे। तो उस दरमियान हमने ये देखा कि हमारे गांव के अंदर, हमारी पूरी तहसील में, बाड़ी तहसील राजस्थान में पड़ती है, सबसे ज़्यादा हमारे गांव में बच्चे पढ़ते थे, और सबसे ज़्यादा आज की डेट में भी उस पूरी तहसील में सबसे ज़्यादा वहाँ पर बच्चे सर्विस में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, और ऐसा मुश्किल से कोई घर होगा जहाँ बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं। तो ये शिक्षा का ही प्रयास है, उसका फल है कि अगर शिक्षित नहीं होते तो शायद सरकारी नौकरी में नहीं हो। आपने अभी बताया कि आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से आकर के दिल्ली जैसे महानगर में एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया है। इसमें आप किनका मार्गदर्शन और सहयोग मानते हैं? सर सबसे पहला मार्गदर्शन तो मेरे माताजी पिताजी को है, मेरे अभिभावकों को, जिन्होंने कि हमें ये अवसर प्रदान किया कि हमें पढ़ाया। फिर मेरे साथ में मेरे गुरुजनों का है, गुरुजनों ने मेरा मार्गदर्शन समय समय पर किया और हम शिक्षा लेते रहे। 8th क्लास तक गाँव के अंदर स्कूल था, उसके बाद में मैं अजमेर चला गया बड़े ब्रदर के साथ में, वो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वहाँ शिक्षा अध्ययन किया, फिर कॉलेज किया, और उसी दरमियान बीच में मेरे को गंगानगर जाने का मौका मिला। वहाँ मेरे बहनोई तहसीलदार थे, तो उनके साथ में जाने का मौका मिला। तो मैंने राजस्थान में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के नाते मैं चूँकि 85 में मैं सरकारी नौकरी में आ गया था, राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में आया। उसके बाद में 87 में मैं दिल्ली में आया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में अकाउंटेंट के रूप पोस्ट पे। वहीं मैंने प्रयास किया, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, सीनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंटली एग्जाम हुई। फिर वहाँ मेरे को विचार आया कि नहीं, मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड तो एजुकेशन है। तो डिपार्टमेंट ने एग्जाम कंडक्ट की थी 91 में, और वहाँ TGT PGT की दोनों एग्जाम हुई, और दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई की। तो 91 में मैं फिर एजुकेशन में आया, और मेरे को यहाँ आकर के संतुष्टि मिली कि एक्चुअली मेरा मुकाम यही था। तो यहाँ मैं 91 से और प्रयासरत हूँ। ऐसा ऊपर वाले की एक ऐसी अनुकंपा रही है मेरी ऊपर कि जहाँ भी मैं रहा वहाँ पर विद्यालय में शायद कोई कल्पना भी ना कर पाए, वो काम हमने करके दिखाया। अब अगर आप बाहर जाके देखेंगे, गेट के बाहर देखेंगे, तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, और ये एक हमारे यहाँ से बिल्डिंग जो पुरानी टूटी और नई बन रही है, तो उसमें जो लोहा निकला उसका हमने सदुपयोग किया है। और ये हमारे जब हम भोजन बांट रहे थे उस समय भी ये बैरिकेडिंग करने के काम आई, और आज जब टेस्टिंग हो रहा है तो बैरिकेडिंग से बाहर टेस्ट हो रहा है। तो ये सारा एक ऊपर वाले की एक ऐसी मेरे ऊपर अनुकंपा रही कि वो ऐसा सोच देता है कि जो चीज़ वेस्टेज में जा रही है, इसको ज़्यादा PWD ले जाता और इसको मार्केट में बेच देते। लेकिन ऐसा ही मैंने D ब्लॉक में भी किया, वहाँ भी वो नई बिल्डिंग निकली, उसकी बैरिकेडिंग, तो वहाँ भी अगर आप D ब्लॉक जनकपुरी नंबर 2 में जाके देखेंगे तो वहाँ रेलिंग लगी हुई है, उसके साथ में हरियाली की हुई है। तो मेरा अपना प्रयास ये है कि मेरे को अपने आप को संतुष्टि होती है कि मैंने अपने हिसाब से पूरा ईमानदारी से काम किया, और उसका सभी लोग सराहना भी करते हैं, चाहे स्टाफ हो, बच्चे हों या पेरेंट्स हो। वर्तमान शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि एक मैकाली शिक्षा पद्धति है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाया जाता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी एक शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है कि ये एक काफ़ी समय से ये चली आ रही थी कि भी हम, और ये हकीकत भी कि हमारे बच्चे
ग्रेजुएशन हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, फिर उसके बाद में कोई ऐसा हाथ का हुनर नहीं कि वो बेरोजगार है और मतलब नौकरी है तो ठीक है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने अपना एक परिवर्तन किया है उसमें ये है कि बच्चे को एक हाथ का हुनर भी कुछ सिखाया जाएगा, तो कम से कम जब बच्चा एजुकेशन से बाहर निकलेगा तो वो कम से कम बेरोजगार नहीं होगा। अपना जो हुनर उसने यहाँ एजुकेशन में ग्रहण किया है उसके द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सकता है। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ दलों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो उन्होंने शिक्षा परिवर्तन किया है, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन किया है कि ये भगवाकरण की ओर ले जा रहा है और वो गुरुकुल पद्धति को पुनः वापस लाना चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली क्या है कि ये तो देखो कोई भी पार्टी हो, आलोचना तो एक दूसरे की होती है और कोई भी आप काम करोगे तो उसमें नेचुरली आलोचना होना। अब कोई आदमी किसी भी विचारधारा से प्रभावित है तो उस विचारधारा को तो वो उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। हम नहीं चाहते हो भी वो चीज़ें हमारे कार्य पद्धति में वो नज़र आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ऐसा व्यवस्था है इसमें कि बच्चा जो जिस शिक्षा को चाहे उस शिक्षा को वो ग्रहण कर सकता है। मान लो आज वो ने कहा मेरे को मेडिकल की एजुकेशन लेनी, तो वो मेडिकल में जाके अपनी, फिर बीच में उसको अगर उसने कहा कि नहीं इधर नहीं मेरे को इंजीनियरिंग में शिक्षा लेनी, तो वो उधर भी जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं, तो इसमें मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई कोई ऐसा दोष है इसमें। हाँ, ये दिल्ली सरकार भी बहुत प्रयासरत है। दिल्ली सरकार ने भी बहुत सारे अपने प्रयास किए हैं कि हर स्कूल में बच्चों को कोई न कोई एजुकेशन इस टाइप के, जिससे जैसे हमारे स्कूल में यहाँ रिटेल और ऐप में पढ़ाया जाता है, इन जो सब्जेक्ट है उनके अलावा उन बच्चों को फैक्ट्रियाँ विजिट कराई जाती हैं, उन बच्चों को मॉल में विजिट कराया जाता है कि कैसे जीवन में आदमी काम करता है और कैसे वो सफल होता है। तो उससे भी बहुत सारे बच्चे उस ओर मतलब प्रभावित हो रहे हैं, स्वावलंबी भी हो रहे हैं कि हम भी जाके अपना कोई कार्य स्टार्ट करेंगे या अपने पैरों पर खड़े हों। कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को सही दिशा में ले जा सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसके लिए एक आपने देखा होगा कि जो पेड़ फलदार है वही पेड़ फल देता है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपने पास में जैसे शिक्षित बातें करेगा, संस्कार देगा, तो उन चीज़ों से चाहे वो कहीं भी है, वो जब एक दीपक अंधेरे में जलाते हैं वो अपना प्रकाश फैलाता है। ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी जहाँ भी रहेगा वो अपने जो बौद्धिक विकास है उसके द्वारा वो उसके चारों तरफ एक ऐसा दायरा बन जाएगा, बना लेगा, उसके कार्यों से ऐसा दायरा बन जाएगा कि वहाँ शिक्षा का प्रसार स्वतः ही होने लग जाएगा और लोग आगे जागरूक होते रहेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है और सबको शिक्षा मिलना चाहिए ऐसा कहा गया है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ समाज हैं जिन्हें इस शिक्षा रूपी मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसके लिए कैसे जागरूकता पैदा करेंगे? सर शिक्षा का अधिकार सबके लिए है। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि 14 साल तक के बच्चे को हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। जैसे जो हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं उनको मिड डे मील दिया जाता है, पुस्तकें दी जाती हैं और जो भी उनको लिखने के लिए सामग्री है वो भी यहाँ से मुहैया कराई जाती है। मतलब उससे पैसा है जो गवर्नमेंट हर बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। भोजन हो गया, बच्चे को भोजन की जरूरत है, भोजन हो गया, शिक्षा हो गई, फिर उनको यूनिफॉर्म हो गई, पुस्तकें हो गई और उनका आपके जो लिखने की पढ़ने की सामग्री है उसके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक विडंबना है हमारे इस भारतवर्ष की कि यहाँ जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी आज बनाती है 5 साल बाद में वो पॉलिसियाँ फिर अधूरी रह जाती हैं। तो आज के क्योंकि भारत जो है हमारा ग्रामीण परिवेश में बस रहा है। हम ये नहीं कि शहरों में आकर के हम ये शिक्षा देंगे, लेकिन ग्रामों में बहुत सारी जनता है और वहीं पर शिक्षा का प्रसार उतना नहीं है। ये कुछ नीतियों में कहीं न कहीं कमियां होती हैं, तो अगर उन कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाए तो ऐसा नहीं है। अब अगर कहीं देहात में, अगर मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ स्कूलों में स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, 50-50, 100-100 बच्चे होते हैं।
और वहाँ एक टीचर है। तो अब वहाँ चूंकि साधनों की गवर्नमेंट के पास में मैं तो नहीं सोचता कि कमी होगी, लेकिन सोच की कमी होती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट, जैसे हम ये गवर्नमेंट आई थी, आप गवर्नमेंट जब दिल्ली में आई उससे पहले सारे सरकारी स्कूलों का वही ढर्रा चल रहा था जैसे चलता आ रहा था। तो लेकिन जब इस गवर्नमेंट ने या एक हमारे मंत्री जी ने ये एक दृढ़ निश्चय किया कि नहीं मुझे इसमें परिवर्तन लाना है, तो उन्होंने परिवर्तन लाए और उसका नतीजा भी आप कहीं भी देखेंगे, आप सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ रेड्डी जी जब आए थे, हमारे भारत सरकार में मंत्री जी हैं और हमारी सांसद आई थी मीनाक्षी लेखी जी, तो वो रेड्डी जी बोले कि ये सरकारी स्कूल है। मैंने जी सर। तो हमारी डीएम थी, उन्होंने कहा कि सर ये सर्वोदय बाल विद्यालय निर्णय है और ये सरकारी स्कूल है। तो उनको देख करके ऐसा लगा कि शायद सरकारी स्कूल ऐसे उन्होंने नहीं देखे होंगे। तो ये सारा सरकार की पॉलिसी है, उनका प्रयास है और तो वो नतीजा हमें नजर आ रहा है। रावत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और शिक्षा क्षेत्र इतनी अच्छी जानकारी दी। हम जानना चाहेंगे कि इस शिक्षा के बारे में और भी कुछ बात करेंगे आगे अगले एपिसोड में। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।